हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ेंगे पार्ट 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। इसमें हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है कि अगर अपने पास एक चार्ज Q है और अपने पास एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और एक चार्ज Q3 है, तो Q2 जो है वो इस तरफ लगा रहा होगा फोर्स, Q1 लगा रहा होगा इधर की तरफ फोर्स और Q3 लगा रहा होगा इधर की तरफ फोर्स। तो जो F नेट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? F1 + F2 + F3। इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। कहने का मतलब ये है कि अगर एक चार्ज के ऊपर मल्टीपल चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं तो जो फोर्स नेट निकल के आएगा वो सम टोटल हो जाएगा ऑल द फोर्सेस का। बस यही है, ठीक है ना। वेक्टर सम हो जाएगा ऑल द फोर्सेस का। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या बोलती है। डेफिनेशन ये बोलती है कि The principle of superposition of the electric force states that the net electric force acting on a charge due to number of other charges is equal to the vector sum of the electrical force produced by each charge acting independently। कहने का मतलब ये है कि अगर एक छोटा सा चार्ज अपने पास Q है और यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, यहाँ पर Q4 चार्ज है, तो यहाँ पर जो चार्ज फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, यहाँ पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा, यहाँ पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा, यहाँ पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा। ये फोर्स हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा F4, ये हो जाएगा F3। तो जो F नेट फोर्स निकल के आएगा इस चार्ज पे लगने के लिए वो हो जाएगा F1, F2, F3 और F4 का सम। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि लिखा हुआ है ना, नेट फोर्स acting on a charge due to number of other charges is equal to the vector sum of the electrical force produced by each charge acting independently। ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर 3 चार्जेस का सिस्टम है तो क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, हमें ये चेक करना है, ठीक है। हम चेक करते हैं। सपोज़ कर लो कि अगर एक चार्ज प्लस Q है, एक चार्ज प्लस Q है और यहाँ पर भी एक स्मॉल चार्ज प्लस Q है, ठीक है ना। अगर हमें एक्स एक्सिस के हिसाब से देखना है कि अगर हम एक्स एक्सिस पर मूव करेंगे, अगर हमने इस चार्ज को एक्स एक्सिस पे इस डायरेक्शन में मूव किया तो यहाँ पर रिपल्शन का फोर्स लगेगा और दोबारा से ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। अगर हम एक्स एक्सिस पे इसको इधर मूव करेंगे स्मॉल चार्ज को तो ये दोबारा से आ जाएगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम है? वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। किसके हिसाब से? एक्स एक्सिस के हिसाब से। लेकिन अगर हम वही वाई एक्सिस में घुमा दें इसको, यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस Q चार्ज है, और अगर हमारे पास एक स्मॉल चार्ज Q है पॉजिटिव का, इसको अगर हम वाई एक्सिस पे घुमा दें इधर, अगर हम इसको यहाँ लेके आ गए तो ये लगेगा रिपल्सन का फोर्स, ये लगेगा रिपल्सन का फोर्स, और ये वेक्टर होने की वजह से ये निकल जाएगा इधर डायरेक्शन में। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। अगर हम वाई एक्सिस के हिसाब से देखें तो ये आएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन एक्स एक्सिस के हिसाब से जो फर्स्ट केस है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम देखते हैं कि अगर प्लस Q चार्ज है और हमारे पास यहाँ पर माइनस Q चार्ज है। अगर हमें एक्स एक्सिस के हिसाब से देखना है तो अगर हम एक्स एक्सिस में अगर इधर की तरफ लेके जाएंगे माइनस Q चार्ज को तो ये जाके चिपक जाएगा प्लस Q वाले चार्ज से। अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे लेके जाएंगे इस डायरेक्शन में तो जाके चिपक जाएगा इस वाले चार्ज से। इसका मतलब ये जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किसके अकॉर्डिंग? एक्स एक्सिस पे अगर हम मूव करेंगे उसके अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब यही है कि आपका सिस्टम कैसा भी हो, डिपेंड करेगा कि आप उसको किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, उसके हिसाब से। अगर हम लोग एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो ये आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर हम एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं इस सिस्टम को तो ये आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर हमने इसी को वाई एक्सिस में मूव किया होता तो कौन सा सिस्टम होता ये? तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता। क्यों? क्योंकि सपोज़ कर लो अगर आपने माइनस Q चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव किया, माइनस Q चार्ज को यहाँ कर दिया, तो माइनस Q चार्ज को ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, और अल्टीमेटली ये यहाँ पर दोबारा से उसको ला के सेट कर देता। तो एक वाई एक्सिस में अगर हम लोग मूव करेंगे इस सिस्टम ऑफ चार्ज को तो ये आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर हम लोग देखें एक्स एक्सिस के हिसाब से
तो ये सिस्टम जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो इसको कर देना। अब हम आगे मूव करते हैं और हम लोग देखते हैं परमिटिविटी को। हमने पहले भी पढ़ रखा है परमिटिविटी को, कि परमिटिविटी में क्या होता है। परमिटिविटी जो होती है कि वो वैक्यूम की जो होती है सबसे कम होती है, सबसे मिनिमम होती है। और हमें मालूम है कि फोर्स इक्वल्स टू होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर परमिटिविटी कम होगी, ये परमिटिविटी होती है वैक्यूम की। अगर किसी मीडियम की होती है तो हम लोग उसको लिखते हैं EM से। किसी मीडियम की परमिटिविटी होगी तो हम उसको लिखेंगे EM से। और अगर वैक्यूम की होगी यानी कि एयर की होगी तो हम लोग लिखेंगे उसको एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी अपने को मालूम है, ये होती है 8.85 × 10⁻12। ये होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अगर किसी भी मीडियम में होगी तो ये वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी, मोर देन E0। अच्छा, अब हम देखते हैं कि परमिटिविटी क्या है। फोर्स जो होता है वो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर के को अगर हम खोलेंगे, के को हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट। के को हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अपने को मालूम है, के की वैल्यू अपने को मालूम है कि वो होती है 9×10⁹ सीधा निकल के आती है। अच्छा, के को हम लोग खोलेंगे तो ये निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने को मालूम ही है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पे हमें मालूम है कि अगर इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के। जितना ये कम होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है। सबसे कम किसका होता है? वैक्यूम का होता है। एप्सिलॉन नॉट सबसे कम होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम सबसे कम होती है, इसलिए वैक्यूम में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, या फिर कूलॉम्स फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होता है वैक्यूम में। किसी मीडियम में अगर हम जाएंगे तो उसका एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से जो उसका फोर्स आएगा वो कम आएगा। यानी कि अगर दो चार्जेस को हमने यहाँ रखा हुआ है तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वैक्यूम में कम लगेगा फोर्स, वैक्यूम में फोर्स जो होगा वो कम होगा। लेकिन अगर किसी मीडियम में अगर वो फोर्स हम देखेंगे तो वो ज़्यादा होगा। सॉरी, अगर वैक्यूम में होगा तो वो फोर्स ज़्यादा होगा और मीडियम में वो फोर्स कम होगा। रीज़न क्या है कि वैक्यूम में जो है वो एप्सिलॉन नॉट कम होता है। इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना फोर्स ज़्यादा होगा। तो किसी मीडियम में अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स देखेंगे तो कम निकल के आएगा इन कंपैरिजन वैक्यूम में। ठीक है। अच्छा, अब आता है अपने पास कॉन्सेप्ट रिलेटिव परमिटिविटी का। भाई रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी समझने के लिए हम लोग अगर हमें मालूम है कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये वैक्यूम की परमिटिविटी होती है और EM जो होता है ये किसी मीडियम की परमिटिविटी होती है, तो अगर हम ER निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, EM अपॉन E0 कर देंगे। इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू जो है वो कम होगी। तो जो ER निकल के आएगा ये 1 से ज़्यादा ही आएगा, ये मोर देन 1 आएगा। ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ भी नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं K से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ER से। ER इक्वल टू क्या होता है, EM अपॉन E0। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल्स टू हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? जिस तरीके से हमें मालूम है कि EM ऑफ वाटर अगर हमें निकालना हो और हमें मालूम हो कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वाटर का वो कितना है, 5 है, तो इसका मतलब जो वाटर का परमिटिविटी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, ER इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 × 8.85 × 10⁻12, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो इतना ही होता है। अब जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी अपनी परमिटिविटी ऑफ वाटर मीडियम।
समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। ई आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए हम ई एम अपॉन ई नॉट कर सकते हैं, या फिर ई एम अपॉन ई नॉट का रिवर्स क्या होता है, हमें मालूम है कि फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन नॉट के। तो जहाँ पर हमें ई आर निकल के आ रहा है ई एम अपॉन ई नॉट से, वहीं हम चाहें तो एप्सिलॉन ई आर निकाल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल सकते हैं एफ नॉट अपॉन एफ एम से भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। अच्छा, थोड़ा क्लियर करते हैं इसको, फिर समझ में आएगा। अगर हमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अगर हमें निकालना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हम लोग निकाल सकते हैं ई एम अपॉन ई नॉट से, या फिर हम लोग कर सकते हैं एफ नॉट अपॉन एफ एम। क्यों, क्योंकि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम से, ठीक है ना, इसलिए इसका फॉर्मूला निकल के ये आ रहा है। अच्छा, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो पहला क्वेश्चन ये है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। ये होती है 8.85 × 10⁻12, जो कि है राइट आंसर दिस। अगला क्वेश्चन है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर हमें रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी हो किसी मीडियम की, यानी कि हमें निकालना हो ई आर, तो हम लोग क्या करेंगे, ई एम अपॉन ई नॉट करते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि ई अपॉन ई नॉट। अगर हमें बोले कि कूलॉम्स फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन अ मीडियम इज़, भाई किसी भी चार्ज के बीच में जो कूलॉम फोर्स होगा वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब उसका एप्सिलॉन नॉट कम होगा, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन इन वैक्यूम इक्वल टू द वैक्यूम। किसी मीडियम में अगर हम कूलॉम फोर्स निकालेंगे तो वो हमेशा वैक्यूम से कम होगा, लेस देन द वैक्यूम, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी मीडियम में जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो ज़्यादा होता है। ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू कम होगी। तो किसी मीडियम में देखेंगे तो ई एम जो है वो ज़्यादा होगा ई नॉट से, तो इसका मतलब है जो एफ एम होगा वो कम होगा एफ नॉट से। इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है इफ़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज़ 4। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है यानी कि ई आर जो है वो क्या है, 4 है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर मीडियम का ई एम लिख देंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई ई एम जो होता है वो क्या होता है अपना, ये हो सकता है ई आर ई नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 1 अपॉन ई आर की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा एफ मीडियम होगा वो एफ वैक्यूम का 1/4 होगा। समझ में आ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस बिकम्स 1/4। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है ये। द वैल्यू ऑफ द कूलॉम्स कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ द कूलॉम्स कांस्टेंट क्या होती है, 9×9 होती है। कूलॉम्स कांस्टेंट किसको बोलते हैं, हमने देखा है कि K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये K जो होता है यही होता है कूलॉम कांस्टेंट, जो कि खुलने पे ये निकल के आता है, इसकी वैल्यू निकल के आती है 10⁻9। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अब आता है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज़ गिवन बाय। अगर हमें किसी की मीडियम की परमिटिविटी निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ई आर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ई नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और ये क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम से, तो निकल आएगा अपने पास किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है ना। तो अपना आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। हम लोग इसको के भी बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो तो हम लोग लिख सकते हैं ई आर या फिर के, कोई बड़ी बात नहीं है। अ डाइलेक्ट्रिक विद हायर परमिटिविटी, एक डाइलेक्ट्रिक जिसकी हायर परमिटिविटी होती है, यानी कि जिसका जो है परमिटिविटी ज़्यादा होगी, उसका फोर्स क्या होगा,
उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कम होगा। यानी दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, अगर हमने उसको डाल रखा है किसी मीडियम में और मीडियम की जो परमिटिविटी है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो मीडियम का जो फोर्स निकल के आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द चार्जेस वो कम निकल के आएगा। डिक्रीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम, इंक्रीज़ तो होगा नहीं, ठीक है ना। हैज़ नो इफेक्ट, ऐसा भी नहीं है। मेक द इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फानाइट, ये भी नहीं है, तो डिक्रीज़ हो जाएगा। समझ में आ गया। तो डाइइलेक्ट्रिक विद हायर परमिटिविटी, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये भी जो है वो परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। इफ़ द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम डबल्स, अगर परमिटिविटी जो है मीडियम की डबल हो जाती है, यानी कि EM जो है वो 2 गुना हो गया E0 का, सपोज कर लो, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगा भाई? कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। यानी कि जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन नॉट के, परमिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग परमिटिविटी बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर कूलम्ब्स फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं परमिटिविटी के, लेकिन कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परमिटिविटी के। द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वैक्यूम इज़ 1, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम का कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि वैक्यूम को अगर हम लोग मीडियम मान लें तो अपना फॉर्मूला क्या था? EM = E0 ER। तो अपने को मालूम है कि अगर हम EM = यहाँ पे 1 × E0 कर देंगे तभी तो निकल के आएगा अपने पास EM = E0 के बराबर। यानी कि वैक्यूम का अगर हमें निकालना है परमिटिविटी, तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो 1 ही आना चाहिए, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वैक्यूम इज़ 1। ईजी क्वेश्चन है।